तो जो चंद किरदार हमारे जहन में उभरते हैं उनमें से एक बहुत खास किरदार, बहुत खास अदाकारा दिव्या दत्ता साहिबा। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ दिव्या दत्ता साहिबा का इस्तेमाल करता हूँ। हमारे लिए वो जाहिर है कि बहुत ख़ास हैं, इसलिए भी कि जो किरदार उन्होंने फिल्मों में अदा किए हैं वो आपके और हमारे किरदार हैं। और मैं तो ख़ास तौर से चूँकि पुरानी दिल्ली 6 का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली 6 में भी आपका एक अहम किरदार रहा है। तो मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ आपका इस्तेमाल करता हूँ। दिव्या दत्ता साहिबा को देखते हैं हमारी नज़रें आप पे से नहीं हटती हैं, तो ज़ोरदार तालियों के साथ दिव्या दत्ता साहिबा को इस्तेमाल कीजिए। और आपके साथ हैं बहुत खास, बहुत अहम फिल्मों इस्तेमाल के लिए लम्हात खास है। लम्हात में हम दिव्या दत्ता साहिबा के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और हमारी ख़ास मेहमान, मेरी दोस्त, बहुत ही प्यारी शख्सियत की मालकिन दिव्या दत्ता जी से। सो वेलकम दिव्या। फर्स्ट ऑफ ऑल सच अ प्लेजर टू हैव यू हियर। हमारे इस जश्न में, उर्दू, हिंदी भाषा, संस्कृति के जश्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हम लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय सिनेमा अब हमारी संस्कृति का ही एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। पॉपुलर कल्चर का पार्ट भी कह सकते हैं उसको। तो इस जश्न अदब में हम लोग समय समय पर सिनेमा की बात ज़रूर करते हैं। और दिव्या का करियर एक इतना इंटरेस्टिंग रहा है कि उन्होंने हर तरह की मीडियम में काम किया है, चाहे वो थिएटर हो, सिनेमा हो, टेलीविज़न हो और अब वेब सीरीज़। तो थोड़ा सा इनकी जर्नी इनसे ही सुनेंगे। और दिव्या इज़ ऑल्सो एन ऑथर। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है, आप दिखाना चाहेंगे अपनी किताबें। तो हम थोड़ा बहुत इनकी किताबों के बारे में भी जानेंगे। दिस इज़ हर फर्स्ट बुक, राइट, मैं और माँ। तो ये दिव्या ने अपनी मदर नलिनी, डॉक्टर नलिनी जी को लिखी थी। हम इसमें इसका जिक्र भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। और द स्टार्स इन माई स्काई इनकी दूसरी किताब है, जो इन्होंने जिससे मिले हैं, इनके जो हम सफ़र या मेंटर्स रहे हैं इनकी जर्नी में, उनके बारे में ये किताब है। सिनेमा से शुरू करें। सिनेमा का ही जिक्र हुआ था, तो जैसा आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है ना कि सिनेमा में आपने कमर्शियल सिनेमा तो किया ही। जैसे दो मुझे अहम डायरेक्टर्स याद आ रहे हैं, वीर ज़ारा में यश चोपड़ा जी और राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी के साथ दिल्ली 6, और उसके बाद भाग मिल्खा भाग। बहुत अच्छी फिल्में जिनमें उनका रोल बहुत ही सराहा गया सभी में। तो गज़ब की बात यह है कि कमर्शियल के साथ साथ दिव्या ने आर्ट सिनेमा, जिसको हम कहते थे, श्याम बेनेगल जी के साथ भी बहुत बेहतरीन काम किया है। तो वो भी एक तरह से मेरे ख्याल से आप उनको भी मेंटोर मानती हैं। तो हमें शुरुआत हमेशा गुरु से ही करनी चाहिए। तो आपके कौन कौन गुरु रहे हैं, उनसे आपने क्या क्या सीखा है, हमें थोड़ा बताइए। सबसे पहले शुक्रिया निरुपमा। आपके साथ ही दोस्त के साथ एक सेशन करना अपने आप में बहुत ख़ास होता है। जश्न अदब को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत स्नेह, बहुत प्यार देते हैं हमेशा जब मैं यहाँ आती हूँ, इनके साथ यहाँ पर रूबरू होती हूँ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आए इस सेशन के लिए। और बात करें अगर गुरुओं की, तो मुझे लगता है हर जो भी एक्सपीरियंस आपका होता है, फिल्मों का हो, शोज़ का हो, कहीं भी हो, आपको कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है जो आपको कुछ सिखा जाता है। ये आप पर है कि आप उस चीज़ को अपने साथ लेकर गए या नहीं लेकर गए। सो इनफैक्ट ये जो मेरी किताब है स्टार्स इन माई स्काई, मुझे लगता है हर शख्स जो इसमें है, हर पर्सनालिटी जो इसमें है, वो गुरु ही रहे हैं मेरे, किसी ना किसी तरह से। तो इसमें बहुत सारे, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये किताब पढ़ी है, लेकिन हर चैप्टर जो है वो एक ऐसी पर्सनालिटी को है जिनके साथ मैंने काम किया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने मुझे कुछ सिखाया या कहा कि अच्छा सुनो इस शॉट को ऐसे करो, ऐसा नहीं था। लेकिन मात्र भर उन्हें देखकर, उन्हें ऑब्ज़र्व करके आप कितनी चीज़ें समझते हैं ज़िंदगी के बारे में, अपने काम के बारे में, ख़ुद के बारे में।
हर चीज़ के बारे में। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी आप जितनी जीते जाते हैं, एक्सपीरियंसेस उतने बढ़ते जाते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस के साथ आप बतौर एक्टर बदलते जाते हैं। आई डोंट नो आप लोग, ये आई एम श्योर ऑडियंस हैं, आप नोटिस करते हैं, लेकिन जब मैं घर पे बैठ के अपनी पुरानी फिल्में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत अलग हैं, अब बहुत अलग है, बीच का दायरा बहुत अलग था, कुछ ना कुछ अलग है। वो कैसे अलग हो ये आपको नहीं मालूम, लेकिन एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप चीज़ें अलग तरह से करना शुरू करते हैं। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो एक्साइटिंग कि जब आप आईना देखें तो आप एक बिल्कुल अलग दिव्या देखें, आपको लगे कि ये शॉट तो मैं कर लिया, शायद मैं बोर हो गई क्या ये करके, तो मैं इसको किसी और तरह से करती हूँ। तो ये चीज़ें रीडिस्कवर करते रहना, आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी। गुरुओं की जब आप बात करती हैं निरुपमा, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत रही। श्याम बेनेगल जब आप बात करते हैं, तो मैंने एक फ़िल्म की थी ट्रेन टू पाकिस्तान, आप में से कितनों ने देखी है? खुशवंत सिंह की नॉवल जी। तो जब मैंने ट्रेन टू पाकिस्तान की तो हम एक पार्टी पर थे, और मुझे सब ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम, और सडनली राजेश्वरी हमारी एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा श्याम बाबू से मिलोगी? तो मैं कहा ऑफकोर्स, श्याम बाबू की फ़िल्मों पर तो मैं बड़ी हुई हूँ, चाहे वो मंडी हो, चाहे कितनी सारी, मेरी फेवरेट मंडी थी, तो मैं हमेशा कहती थी कि मुझे श्याम बाबू के साथ काम करना है। तो उनसे मिली और मैंने कहा सर आई वुड लव टू वर्क विद यू, जैसे कि आप बतौर एक न्यू कमर हर मेकर को कहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा यस यंग लेडी यू कैन कम एंड मीट मी इन माई ऑफिस, मेरा नंबर है। तो मैंने कहा इतना आसान था क्या ये, मतलब डायरेक्ट नंबर ही दे दिया, क्योंकि अभी तक आदत ये थी कि आप मैनेजर्स को मिलते हैं, वो कहेंगे हाँ हाँ बताते हैं सर अभी बिज़ी हैं, बाद में कॉल करना। तो वो सब की आदत जब आपको पड़ी है, और सडनली एक शख्सियत कह रही कि हाँ दिस इज़ माई नंबर, कॉल मी। तो मुझे लगा कि शायद सच नहीं कह रहे हैं, बट ठीक है, मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा यस यस आई रिमेंबर, आप आ जाओ। तो मैं गई उनसे मिलने, और बहुत ऑनेस्टली उन्होंने मुझसे कहा कि देखो ये फ़िल्म की कास्टिंग हो गई है, लेकिन एक गाना है, एक डांस नंबर है, करोगी? तो मैंने ऑफकोर्स कहा बिल्कुल करूँगी। लेकिन निरुपमा वो जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि एक डांस नंबर था, वो मुझे उन्होंने कहा 7 दिन का वक्त दो मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि डांस के लिए 7 दिन क्यों चाहिए। गई तो उन्होंने कहा कि आपको क्या क्या शौक़ है? मैंने कहा मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, पंजाबी हूँ। तो ही सेड तो फिर क्या करोगी अभी? तो मैंने कहा आपको खाना बना के खिलाती हूँ। बनाया। उन्होंने कहा ठीक है अपने को-स्टार्स को साथ में लेकर जाओ किचन के अंदर। तो मैं वहाँ सीमा बिस्वास, रजित कपूर, ये लोग सब मेरे से सीनियर्स, और उनके साथ मैं गई। तो मैं कह रही हूँ सीमा जी ये नमक ज़रा पास करेंगी आप? और सीमा जी जब तक हमने ये खाना वाना बना दिया, कब सीमा बिस्वास सीमा जी मेरे लिए सीमा दीदी बन गई, वो मुझे उसका कोई रियलाइजेशन ही नहीं हुआ। और रजित कब मेरे लिए रज्जू बन गया, वो मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया। तो ये जो श्याम बाबू का तरीका था सबको मिलाना, और फिर वो सेट पर आप केमिस्ट्री देखते हैं। और फिर उन्होंने कहा सुनो ये गाना है, यहाँ के लोकल डांसर्स पकड़ो और इनके साथ में तुम कोरियोग्राफ करो। ऐसा सर मैं 18-19 साल की थी। मैं कहा सर मैं कोरियोग्राफ करूँ आपकी फ़िल्म के लिए? सर हाँ हो जाएगा हो जाएगा। तो जो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, और वो भी समबडी लाइक श्याम बेनेगल, यू कैन नॉट लेट हिम डाउन। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ के मैंने वो गाना कोरियोग्राफ किया। पूरा यूनिट, रात की शूटिंग थी, वो गाना देखने आए, और 6 कैमरास लगे थे, एक स्टेज की तरह हमने शूट किया। और जो कॉन्फिडेंस उस दिन मुझे आया जब तालियों की गड़गड़ाहट बजी, यूनिट ने चेयर किया, किसी ने उठा लिया, मैं उनको देख रही हूँ जो वहाँ से बिल्कुल ऐसे चले गए जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उन्होंने एक 18-19 साल की बच्ची को ज़िंदगी के लिए कॉन्फिडेंस दे दिया। दैट इज़ श्याम बेनेगल फॉर मी एंड फॉर एवरीवन। ये उनकी खासियत थी। उनके शूट्स पे कोई भी अपनी वैनिटी वैन्स में, अपने मेकअप रूम्स में नहीं बैठता था, सब साथ में बैठते थे, बातें करते थे। मोबाइल तो खैर नहीं होते थे, बट ये बात श्याम बाबू की खास थी। दूसरी बात आपने की राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन मैंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा से सीखा जब दिल्ली 6 की मैंने। तो पंजाबन थी और घबराती थी, और सबको जी जी करके बात करने की बहुत आदत थी। बुरी आदत नहीं है, बहुत अच्छी आदत है। लेकिन जब आप एक ऐसा रोल करते हैं जहाँ आपको बिल्कुल एकदम बिंदास होना है,
तो कुछ ना कुछ मुझे रोक लेता था। तो मैं हरियाणवी एक्सेंट था मेरा, तो एक्सेंट अच्छा, लुक बहुत बढ़िया, पर आपको खुद मालूम होता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है। तो मैं कहती थी सर मुझे लग रहा है समथिंग इज़ मिसिंग। इसे नहीं आप अच्छा कर रही हैं। ऐसे नहीं सर, कुछ ना कुछ कमी है। ही टुक मी इन द साइड एंड ही सेड आप एक काम करें, आप दिव्या को थोड़ी देर बाहर बिठा दें, आप जलेबी को आने दें। तो मुझे एक सेकंड समझ नहीं आया कि इन्होंने क्या कहा मुझे। उन्होंने कहा अपने आप को खुद से अलग करो और किरदार को आने दो। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो कब मैंने वो गालियाँ देनी, बिंदास बोली, घबराई नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो रोल जो है, वो किरदार जो है, वो अगर होता वो ऐसे बोलता, वो होता तो वही करता। तो शायद वो मेरे लिए लेसन, बिगेस्ट लेसन ऑफ माई लाइफ एज एन एक्टर रहा। बताइए कि आइस ब्रेकिंग करना कितना ज़रूरी होता है और आपस में बॉन्डिंग एक्टर्स की, दैट्स रियली समथिंग। मतलब सब लोग इसकी अहमियत शायद समझते नहीं है जी, क्योंकि लोग आके अपना काम करके चले जाते हैं, और ये जो फैमिली एटमॉस्फेयर है उसका मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल। हम तो वेट करते थे कब श्याम बाबू कहें आ जाओ, एंड वो ऐसे ही फ़ोन करते थे, ये डेट्स पे कब कहाँ हो आ जाओ। तो हम पूछते भी नहीं थे कौन सा रोल है, बस आ जाते थे। और राकेश जी के साथ जो भाग मिल्खा भाग है, मुझे याद है जब हम मिले थे उसके बाद इफ़ी में, मैंने उनको कहा था ये तो नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है रिया, यू सो गुड। इतना रुलाया आपने उसमें हमें, क्योंकि यू प्लेड आई थिंक फरहान सिस्टर, तो वो रोल कैसा लगा आपको? एंड आई थिंक यू योरसेल्फ रियली लव्ड दैट रोल, राइट? एक्चुअली नो। Why? क्योंकि जो ये तो खैर मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट में बात मैंने कही है कि जब मुझे पता चला कि फरहान अख्तर मिल्खा जी का रोल कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे उनकी बहन तो डेफिनेटली नहीं बन। तो ये लेसन मुझे सिखाया राकेश जी ने। हम पंजाब में शूटिंग कर रहे थे, तो पहला दिन था मेरा शूट का, नहीं मेरी शूटिंग नहीं थी, पहला दिन उनकी शूट का था। उन्होंने कहा सेट पे आ जाओ, सबसे हाय हेलो कर लो। तो मैं गई सेट पर और मैं थोड़ी सी उदास थी कि चलो यार अब बहन का रोल है, तो अब ये जो उस रोल की जो अहमियत थी उस फिल्म में, क्योंकि आज भी राकेश जी कहते हैं कि ये भाई बहन की कहानी है, इसमें द सिस्टर इज़ द हीरोइन। तो जब मैं वहाँ सेट पर पहुँची तो उन्होंने कहा मीट दिस जेंटलमैन। तो एक सरदार खड़े थे, सरदार जी, और बैक थी उनकी मेरी तरफ। तो उन्होंने ऐसे उनको पैट किया, तो वो टर्न किए, तो मैं ऐसे सत श्री अकाल करने लगी थी, तो देखा कि ये तो फरहान है। तो मैंने कहा जब फरहान अख्तर इतना सारा चेंज ला सकते हैं खुद के अंदर, मैं एक मेंटल ब्लॉक लेकर बैठ गई हूँ कि मैं बहन का रोल नहीं करूँगी। तो उस जगह वो मेंटल ब्लॉक ख़त्म हो गया। ये एक और चीज़ मैंने सीखी, यू डोंट ब्रिंग योर पर्सनल थिंग्स इनटू योर प्रोफेशन। और एक बहुत खूबसूरत इंसिडेंट था जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो एक सबका फेवरेट सीन है, जो कान के बांध वाला सीन है। तो वो हम जब रिहर्सल कर रहे थे, तो मैंने जीन्स और शर्ट पहना था। तो मैं नीचे बैठी बर्तन साफ़ करने के लिए, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ऐसे बैठेंगी और वहाँ से फरहान आएंगे। तो देन ही टोल्ड मी आप एक काम करेंगी, आप कॉस्ट्यूम में आएंगी। मैं कहा नहीं सर मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो ही से नहीं आप कॉस्ट्यूम में आइए। तो मैंने कहा ठीक है, आप डायरेक्टर कह रहे हैं तो चलती हूँ। तो मैं गई, सलवार कमीज़ पहना, सर पे चुन्नी ऐसे ली, एंड आई रियलाइज्ड व्हाट मैजिक हैपेंड। मेरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, मेरे सोचने का ढंग बदल गया। मैं जैसे बैठी थी बिल्कुल अलग तरह से बैठी, बर्तन ऐसे धो रही थी जैसे मैं शायद बचपन से बर्तन धो रही हूँ। I realized that there's a magic of wearing your costumes. There's a magic of feeling what you're playing. और वो चीज़ मुझे लगता है शायद मुझे राकेश जी ने सिखाया। Wonderful instinct. एक ज़माना था when we used to say you can't get bigger than Yash Chopra. He was considered the dream merchant. So Veer Zara में how was your experience of working with him? Did you pick up something from him also? I'm sure you must have. But सबसे memorable क्या था वीर ज़ारा में? Again a huge unit और इतने सारे लोग थे उसमें, from अमिताभ बच्चन, रहीना मानी, शाहरुख, प्रीति जिंटा, yourself. How was the experience? उसका एक
वो जो किस्सा है बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है जब आप बहुत शिद्दत से कुछ चाहते हैं तो द यूनिवर्स कंस्पायर्स एब्सोल्युटली। और मैं बचपन से डे ड्रीम करती थी कि मुझे यश चोपड़ा की हीरोइन बनना है या यश चोपड़ा के साथ एक्टिंग करनी है। तो मैं लंदन में शूट करी थी, मुझे आज भी याद है। और मुझे फ़ोन आया YRF से कि आप प्लीज़ आएँ और यश जी और आदित्य चोपड़ा आपसे मिलना चाहते हैं। बस मैं आ गई भाग के। मैंने कहा जल्दी से शूटिंग ख़त्म करो, ये मेरा अब रीलॉन्च होने वाला है एंड आई एम फाइनली गोइंग टू बी वर्किंग विद यश चोपड़ा। बैठी हूँ मैं यश जी और आदित्य चोपड़ा के साथ। कहानी सुनाई मुझे वीर ज़ारा की और मैंने कहा वेरी गुड। तो उन्होंने कहा जो वीर है वो शाहरुख है, आई एम थिंकिंग आई एम ज़ारा। तो तो अब मैं वेट कर रही हूँ कि अब ये कहेंगे कि ज़ारा का रोल तुम करोगी, और अब मैं सबको चुप करा दूँ क्योंकि देखा फाइनली आई एम वर्किंग विद यश चोपड़ा। तो फिर उन्होंने कहा तो ज़ारा का जो रोल है वो प्रीति जिंटा करेंगी। और फिर इसमें रानी मुखर्जी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, हेमा मालिनी हैं, मनोज बाजपेयी हैं, अनुपम खेर हैं। लाइक सर मैं क्या कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा तुम शब्बो का रोल करोगी। तो मेरा मुंह इतना सा रह गया कि शब्बो का रोल, वो जो फ्रेंड है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मेरा शायद आई थिंक क्रिएटर्स और डायरेक्टर्स में एक सेंसिटिविटी होती है, वो आपके एक्सप्रेशंस को पढ़ लेते हैं। तो आदित्य चोपड़ा ने मुझे कहा दिव्या अगर ये कोई भी कर सकता तो आप यहाँ नहीं बैठी होती, ये रोल आपके लिए है, तो आप सोचिए इसके बारे में। तो मैं घर गई तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मम्मा ये वाला रोल अगर मैंने कर लिया तो इंडस्ट्री कही कि ये इंडस्ट्री की न्यू बेस्ट फ्रेंड है। तो शी सेड बेटा तुम्हारा कोई गॉडफादर है नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई फिल्म बनाने वाली नहीं हूँ, तो तुम इतना अच्छा करो कि लोग कहें कि इस लड़की के लिए हम फिल्म लिखते हैं। तो जब मैंने ये फिल्म की, एक अलग एक्सेंट था हमारे पार्टीशन से पहले का। मुझे किसी से फ़ोन पे बात कराई कि ऐसा बोलना, ऐसे दिखना, ऐसे चलना। मैंने पूरी मेहनत की उसमें। और प्रीमियर की रात को जब मैं इंटरवल में बाहर निकली तो सब आए कहने शब्बो इज़ दिस योर फर्स्ट फिल्म, कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू, कैन आई हैव एन ऑटोग्राफ। तो उस दिन मुझे एक ख्याल आया कि चाहे ऊपर वाले के देने के ज़रिए अलग हों, लेकिन वो देता वो है जो आप मांगते हैं। तो मैंने यश चोपड़ा के साथ काम किया इन मेनी अनएज्यूमिंग वेज। आई थिंक इट वॉज अ रीलॉन्च फॉर मी एंड आई रियली गॉट सो मच लव। आज भी वो इतना प्यार मुझे मिलता है। It was a landmark for you and एक डायरेक्टर कह गए हैं there are no small roles, only small actors. Absolutely. So every role you can shine in and आपका वही आपकी खासियत रही है। Did you meet अमिताभ बच्चन the first time there? Because I remember उन्होंने आपका forward भी लिखा और I think आपके सब book launches में आते भी हैं। He seems to be very fond of you. तो आपकी मुलाकात तभी हुई थी पहले से? बच्चन साहब आए थे, हम लोग स्टारडस्ट की मैं स्टारडस्ट में सिलेक्ट हुई थी। उसमें 3 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी आउट ऑफ ऑल ओवर इंडिया। टैलेंट हंट था और हम एक बंगले में ट्रेनिंग ले रहे थे। तो एक दिन हमें स्टारडस्ट के जो हेड थे नारी हीरा, उन्होंने कहा सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स जस्ट बी रेडी, टुडे समबडी स्पेशल इज गोइंग टू कम एंड मीट यू। तो आई सेड हु? सो ही सेड मिस्टर बच्चन इज कमिंग। तो मतलब जिसे कहते हैं स्तब्ध हो जाना कि आप किसी से मिलना चाहते हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है मेरी पहली मेमोरी फिल्मों में आने का मेरा सबसे बड़ा कारण था कि मैंने वो गाना सुना था मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाऊं फ्रॉम मिस्टर नटवर लाल। और मुझे लगता था कि बड़े स्क्रीन पर मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है क्योंकि ही इज़ कॉलिंग मी। तो वो जब मेरे सामने आए तो मतलब मैं सब बच्चे ही थे हम लोग। खैर सब ने उन्हें कहा हेलो सर, आप हमें ये बताओ, आप हमें वो बताओ। मैं एक शब्द नहीं बोली एंड बाद में मेरा बहुत मजाक उड़ा कि अरे तुम्हारे तो फेवरेट हैं, तुम कुछ बोली नहीं, क्या हुआ सर? मुझे मौका मिलेगा उनके साथ काम करने का, फिर मैं उनसे बहुत बातें करूँगी। एंड आई थिंक दैट्स व्हेन आई डिड बागबान। लेकिन वो तो खैर किस्सा ही अलग था क्योंकि मैं रोई पड़ी थी उनके साथ काम करके बिकॉज आई फेल्ट सो बैड दैट आई वाज बीइंग सो मीन टू हिम। बट या ही इज़ बीइंग वेरी फॉन्ड ऑफ मी। बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला और बहुत ख़ास है वो मेरे लिए। एब्सोल्युटली।
दिव्या, बिफोर वी गो टू अदर मीडियम्स, ऑफ कोर्स आपने टीवी वेब सीरीज में भी काम किया है. यहाँ पे एक छोटा सा पोएटिक ब्रेक लें हम, बिकॉज आई मस्ट टेल यू दिव्या हैज इनहेरिटेड द आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री, आई थिंक फ्रॉम हर मदर. नलिनी जी की भी पब्लिश हुई हैं पोएम्स. एंड ऑल्सो वुड यू लाइक टू मेंशन समथिंग अबाउट द रोल योर मदर प्लेड in your career, because आपने जो किताब लिखी थी, मैं तो बहुत रोई थी खैर पढ़ के. I've had the good fortune of meeting नलिनी आंटी 2-3 बार इफ़ी में, और उनके घर भी गई थी. और what a lovely personality, डॉक्टर भी थी और होम मेकर भी. और मुझे याद है उन्होंने इतने झटपट से कटलेट्स बना के हमें खिलाए थे जब मैं घर गई थी. उनके अमेजिंग पर्सनैलिटी. तो दिस बुक इज़ डेडिकेटेड टू दिव्या, who is I think one of the best daughters I have seen, honestly. दिव्या की ऐसी रिलेशनशिप रही है अपनी मदर से कि कभी उनकी सखी, कभी बेटी और कभी माँ. She really says that Nalini should have been, I think, my daughter. She was my daughter in many different ways. Lovely. Yes. So would you like to tell us something or read or tell us a poem which she wrote? She's written such lovely poetry. She has written. So I think माएँ सबकी खास होती हैं. और अगर आपने मेरा वो स्पोकन फेस्ट का कुछ देखा है, एक किताब थी तन्हाइयाँ, तो मैं और मेरा भाई जो यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर राहुल दत्ता, ये भी बहुत अच्छा लिखते हैं. तो हम लोग, मेरी माँ चूँकि एक, हम लोग छोटे से कस्बे गांव में रहते थे, साहनेवाल, और सिंगल मदर थी. आई हैड लॉस्ट माय फादर वेरी अर्ली. तो वो क्या करती थी, कोई था नहीं शेयर करने के लिए चीज़ें, तो वो लिख लेती थी अपने जो भी फीलिंग्स थी, और उन्हें कागज़ के उनको डस्टबिन में फेंक देती थी. तो मैं और राहुल, हम लोग उन कागज़ों को इकट्ठा करते थे. और जब मैं एक्ट्रेस बन गई तो फिर हमने ये किताब छपवाई जिसका नाम था तन्हाइयाँ. उनके बर्थडे पर छापी, और इतनी डांट खाई हमने माँ से कि बर्थडे पे इतनी नर्वसनेस दे दी, इतनी घबराहट दे दी. और हमने दत्त साहब को इनवाइट किया था इनाग्रेशन के लिए, और उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे. तो बस मैंने प्यार से कहा, सर आप ज़रूर आना मेरी मम्मी के बुक लॉन्च पे. उन्होंने कहा बेटा मैं ज़रूर आऊँगा. बस उतनी ही बात हुई थी. आप देखिए उस ज़माने का वर्ड क्या होता था. तो कहा बेटा मैं ज़रूर आऊँगा, तेरी माँ दाए मैं ज़रूर आऊँगा. तो मैं, राहुल, मम्मी तो पूरी नर्वस कि मेरे सारे दोस्त आ गए, तो उन्हें एक बार कंफर्म नहीं किया है आ रहे हैं कि नहीं. हम खड़े कि सुनील दत्त साहब. तो 6 बज गए और 6 बजे का वक्त था. हम लोग तीनों खड़े हैं कतार में कि बस आ जाएं. 6 बजे शार्प कार अराइव्स एंड ही कम्स, ही डज द लॉन्च. और मुझे लगता है कि वो माँ के लिए सबसे प्यारा गिफ्ट था कि इतने सारे लोग जो उनके लिए आए थे, मेरे लिए नहीं आए थे, वो उन्होंने आकर उनकी पोइट्री सुनी. और मैं आज तक ये पोएम्स पढ़ती हूँ. जो मेरा दूसरा शो मैं करती हूँ उसमें मम्मी की पोएम्स पढ़ती हूँ. और मैं एक वैसे ही सुना देती हूँ उनका, जो जब मैं रिजेक्ट हो जाती थी बहुत, तो एक छोटा सा उन्होंने शेर लिखा था मेरे लिए. मैं सितारों से बातें करती हूँ, मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ. कभी कभी उनसे पूछ लेती हूँ, क्या तुम्हारी तरह आसमां के अंधेरों में चमक पाऊँगी? ज़िंदगी की इस शहर में क्या कभी टिमटिमाऊँगी? तभी एक सितारा टूट जाता है मेरी गुमनामी की तरह किसी अंधेरे में, दूर कहीं दूर खो जाता है. फिर भी मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ. बहुत ही खूबसूरत और रियली टचिंग, बहुत बहुत सुंदर. थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ते हैं दिव्या, अलॉन्ग विद सिनेमा, टेलीविज़न में आपकी काफ़ी सारी पहले टीवी सीरीज़ भी होती थी. आई थिंक देयर इज़ वन, ये शन्नों की शादी और संविधान अगेन श्यामनिंदर जी का. जी. तो इसमें आपको इनमें से कोई परफॉर्मेंस या कोई याद है टीवी सीरीज जो बहुत अच्छी हुई और लोग आपको पहचानने लगे उससे? टीवी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया निरुपमा, 2-3 शोज़ ही किए. बिकॉज मुझे लगता है कि आप अपने आप को रीडिस्कवर करते रहें. बहुत लंबा अरसा आप एक ही रोल करते हैं तो फिर आप बस वहीं रह जाते हैं. मतलब एक पर्सनल ग्रोथ जो होती है वो रह जाती है. हालांकि उसके शन्नों की शादी मैं नहीं कर रही थी. अगेन आई थिंक मेरे जितने खास रोल थे वो मैं नहीं कर रही थी
और लेकिन इतने अच्छे डायरेक्टर, इतना अच्छा प्रोडक्शन, और मेरे साथ कामिनी कौशल थी, कुलभूषण खरबंदा थे, और कमाल का खूबसूरत रोल था। और मैंने कहा मैं डेली तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि रोज़ अपनी ज़िंदगी का मुझे थोड़ा मी टाइम भी चाहिए, आई यूज्ड टू से दैट। एंड उन्होंने कहा ठीक है हम इसको बाई वीकली बनाते हैं, सैटरडे संडे आया करेगा, तुम हाँ बोलो। तो मैंने वो शो करना शुरू किया, और उसका जो इतना प्यार, इतना स्नेह मुझे आज तक मिलता है। सो आई एम सो ग्लैड दैट दे वेटेड फॉर मी, दे लेट मी डू इट। और संविधान में क्या रोल किया था आपने? संविधान तो इट वाज, हम दो ही थे, मैं थी और राज थे। वी प्लेड वन पॉलिटिशियन ईच, बिकॉज फीमेल पॉलिटिशियन तो ज़्यादा थे ही नहीं उसमें। फिर मैंने एक शो किया था कदम, जो कि सहारा पे आता था, जिसमें मैं हर एपिसोड में एक मुख्तलिफ रोल करती थी। तो रहती मैं थी कंसिस्टेंट, और कहानी बदल जाती थी, लेकिन मैं एक अलग रोल करती थी। तो वो देखकर शायद मुझे आदित्य चोपड़ा ने बुलाया था और कहा था कि वीर सर आप करें। सो दैट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट शोज। एंड अब OTT का ज़माना आ गया, आई थिंक OTT पे बहुत सारी अब आएंगी आगे भी फिल्में। और एक जो अभी काफ़ी पॉपुलर हुई थी, आई थिंक शर्मा जी की बेटी, वो कैसा था? हाउ वाज दैट? एंड डू यू हैव सम मोर शोज कमिंग अप OTT पे? आई थिंक अब तो OTT बहुत कुछ आता है। तो बंदिश बैंडिट्स आया, शर्मा जी की बेटी आई। बैंडिट्स का जिक्र करना पड़ेगा हमें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इट्स बीन अ ब्यूटीफुल सीजन 2, आप लोगों ने शायद देखा होगा। और क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न सिम्फनीज दोनों के ऊपर ये सीजन 2 में, and Divya has played a lovely character of a music teacher. If I may say so, thank you, शुक्रिया रुकमा, coming from you. But if I may say so, ये रोल जो मैंने निभाया इसमें नंदिनी का, ये एक मेल एक्टर का रोल था। और हाँ, तो और ऐसे ही एक चांस कॉन्वर्सेशन जो हो गई मेरी और मेरे डायरेक्टर आनंद तिवारी की, जिन्होंने मुझसे कहा कि आप करेंगी ये, तो मैंने कहा आई वुड लव टू ऑफ कोर्स बी अ पार्ट ऑफ बंदिश बैंडिट्स। तो उन्होंने कहा आप मुझे ना 23 घंटे दीजिए। तो 23 घंटे मतलब, मैंने कहा अच्छा 23 घंटे क्या होता है? तो 23 घंटे के बाद उनका फ़ोन आया, सुनिए हम इस रोल को फीमेल कर रहे हैं, और बस आप इतना कर लीजिए मेरे, आप ट्रस्ट करिएगा मुझ पर। तो आई थिंक जो इंसान 23 घंटे में फ़ोन कर ले आपको, उसको कैसे आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। और मुझे लगता है इतना खूबसूरत उन्होंने एक उसको बनाया, पूरा आर्ट जो उसका था। एंड अनलर्निंग एक एक्टर के लिए इतनी ज़रूरी होती है, ये मैंने बंदिश में सीखा। क्योंकि बतौर हीरोइंस जब आप गाने गाते हैं, तो आप जो हैं आप कंधे उचका कर, ऊंचे करके गाते हैं, हम ऐसे गाते हैं, हम अदाएं दिखाते हैं ऐसे। तो जब मैंने ये शुरू किया वेस्टर्न म्यूज़िक का गाना गाना, तो मेरी जो टीचर, मेरे लिए बाकायदा एक टीचर रखी गई थी, और मैं बहुत नर्वस होती थी कि टीचर आ गई हैं पढ़ाने के लिए, और वो दे देती थी मुझे कुछ गाने के लिए, और मैं गाती थी गला फाड़ के। एंड आई डिडंट रियलाइज़ कि गले को आदत नहीं है ऐसे गाने की, तो गला बैठ गया। तो मुझे कहा गया आराम से करो आप। तो मैं कंधे, उन्होंने कहा कि कंधे जो है वेस्टर्न म्यूज़िक में आपको नीचे करने होते हैं, गिराने होते हैं। तो अब मैं जब गाऊँ, तो क्योंकि 25 साल की अनलर्निंग नहीं हो सकती, आप ऐसे ही कर रहे हो, तो मैंने उनसे कहा देखिए श्रेया अभी यही गाना करेगी ना, आप श्रेया से करवा लें पहले, मैं थोड़ी देर बाद करती हूँ। तो जब श्रेया ने परफॉर्म किया, कंधे उसके नीचे थे, एंड आई एम टेलिंग माई सेल्फ ये कितना अच्छा कर रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम अनलर्न नहीं कर सकती क्या? तो जाओ अभी ऐसे करो। जो खुद पे गुस्सा आता है, खुद पे खींच मचती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। तो वो फिर आप अपने आप से जूझते हैं, अपने आप से लड़ते हैं, और एक नई चीज़ सीखते हैं। और उस दिन मेरी टीचर वहाँ खड़ी थी, मेरा डायरेक्टर वहाँ खड़ा था, पूरी कास्ट वहाँ खड़ी थी जब हम ये गाना कर रहे थे। एंड माई टीचर वॉज क्राइंग, वो रो रही थी, एंड शी वॉज क्लैपिंग द मोस्ट फॉर मी। सो आई थिंक एक नई चीज़ सीखी और कुछ पीछे छोड़ा। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना कुछ थोड़ा पीछे छोड़ दें, हम लेकर चलते हैं। जी एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लीव योर बैगेज बिहाइंड। और थिएटर का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी मैं। एक प्ले है, आई थिंक ओरिजिनल प्ले शायद तुम्हारी अमृता, जावेद सिद्दीकी जी का, बेस्ड ऑन दिस अमेरिकन प्ले लव लेटर्स। तो हिंदी वाला आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा। शबाना जी देखा, मैंने तो 4-5 बार देखा है। शबाना जी और फारूक शेख थे। तो उसका पंजाबी में रूपांतर जब हुआ तेरी अमृता,
तो उसमें दिव्या और ओमपुरी जी थे पहले, और उसके बारे में थोड़ा बताइए। और ओमपुरी जी जब गुजर गए फिर गुरदास मान जी ने किया? नहीं, वो फिर हुआ ही नहीं। हमने सोचा था करेंगे, पर फिर वो नहीं हुआ। टेल अस समथिंग अबाउट इट। अगेन वो वही बात है कि जब आप कुछ शिद्दत से चाहते हैं, द यूनिवर्स कंस्पायर्स। जब भी मैं तुम्हारी अमृता देखती थी और उन दोनों को देखती थी, शेयर मैजिक, मुझे लगता था कि कभी भी स्टेज करूं तो ऐसा करूं। और एक दिन फ़ोन आया ओमपुरी जी का, उन्होंने कहा, पंजाबी समझते हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा प्ले करेंगी? मैं कहा क्योंकि प्ले इज़ अ ह्यूज कमिटमेंट। तो मैं कहा सर क्या कर रहे हैं? तो कहा तुम्हारी अमृता था, मैं पंजाबी वर्जन कर रहा तो तू करेंगी? मैं कहा ऑफ कोर्स जी करांगी। जैसे पर मेरी एक शर्त है कि तू पंजाबी च पढ़ेंगी। कहा सर तो क्योंकि गुरमुखी में पढ़ेगी। तो अब गुरमुखी जो थी, मैंने स्कूल में एक साल क्योंकि मैं दिल्ली से आई थी पंजाब, तब मैंने पढ़ी थी, उसके बाद भूल गई। तो लेकिन एक बात मैंने वहाँ भी सीखी कि जो चीज़, जो भाषा आप कभी सीखते हैं उसे भूलते नहीं। और तो वो जब मैंने दोबारा अपने सामने वो ख़त रखे जो उन्होंने दिए थे, वो इट जस्ट फ्लोड। एंड जहाँ जहाँ वो शो किया, और मेरा सबसे पहला शो कौन देखने आया था? शबाना आज़मी। अरे तो वो मेरे लिए एक अलग हाई था कि उनके सामने हमने तेरी अमृता किया। तो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत रही कि इन सब लोगों का बहुत सारा प्यार, बहुत हाथ थामा इन्होंने मेरा, और आई थिंक मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कितने शोज हुए होंगे तेरे अंदर? काफ़ी हुए थे ओम जी के साथ। कनाडा किया, पंजाब, दिल्ली, लाहौर, बहुत जगह की। उसकी रिकॉर्डिंग कहीं हम लोग देख? आई विश आई हैड द रिकॉर्डिंग। मैं भी देखना चाहूँगी फिर से। तो अब दोबारा मैं आपकी किताबों की तरफ थोड़ा जाना चाहूँगी, और ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई पोएम अगर आप हमें अपनी और राहुल की भी अगर सुनाना चाहे। राहुल our brother is here. I think they're all lovely poets. Your expression is beautiful there. जो आपने अभी कुछ देर पहले मुझे शायद एनवायरनमेंट पे आपने नहीं जी, तो वो ज़रूर सुनाइए प्लीज़। मुझे एक चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, ये कि हमें आई थिंक वातावरण को थोड़ा सा एक बैलेंस बना के रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आई डोंट नो बड़े लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे लेवल्स पे कुछ तो कर सकते हैं। सो एक कविता मैंने लिखी थी शूट के दौरान, मैं आपको सुनाती हूँ। चिड़िया बोली चल तुझे खुला आसमां दिखाऊं, अपने छोटे से घरौंदे के किस्से कहानियाँ सुनाऊं। एक छोटा सा घर है मेरा एक बड़े से पेड़ पर, जहाँ मोर नाचते हैं शाम को, जहाँ चिड़ियाँ चहचहाती हैं दिन भर। एक रौनक का मेला रहता है, कुछ तितलियाँ भी भिनभिनाती हैं फुर-फुर, कुछ जुगनू रोशनी दे जाते हैं हमारे घोंसलों के आसपास। वहाँ सुकून प्यार का करती हूँ एहसास। हम साथ मिल रात को तारे गिनते हैं, खुले आसमां में उन सितारों की माला बुनते हैं। हवाएं सुंदर सी टहनियों को हिलाती हैं, हम सबको अपनी आगोश में झूले झुलाती हैं। आ चल जल्दी तुझे अपना खुला आसमां दिखाऊं, अपने छोटे से घरौंदे के किस्से कहानियाँ सुनाऊं। मैं चल पड़ी उस चिड़िया के पीछे, वो ऊपर पंख फैलाए और मैं नीचे। एक फ़ख्र था उस छोटी सी चिड़िया में, अपने पेड़, अपने घर, अपने रहबरों का, जो बड़े प्यार से मुझे दिखाना चाहती थी, अपनी सुंदर सी दुनिया से रूबरू करवाना चाहती थी। सूरज ढल सा रहा था, वो चहचहा सी रही थी, मानो अपना चहेता गीत गा रही थी। हम पहुँचे तो चिड़िया जैसे थम सी गई। पेड़ कट चुका था, घोंसले गिर चुके थे, न मोर थे, न जुगनू, न तितलियाँ, सब अपनी जान बचा उड़ चुके थे। वो ठंडी हवाएं जो झूला झुलाती थी उनको, बस वो थी, पर ना डालें थीं, ना पत्ते, ना झूलने वाले पशु पक्षी, बस थी तो सफ़ेद मिट्टी। शायद कुछ लोग वहाँ घरौंदे तोड़कर घर बनाने वाले थे। चिड़िया की चोंच से चावल के दाने गिर गए, उस सफ़ेद मिट्टी में कहीं बिखर गए। चिड़िया बोली चल दोस्त, मैं चली अपनों को ढूंढने, कहाँ छुपे होंगे डर के मारे, कहाँ रात बिताएंगे वो सारे। ये फिर एक और पेड़ है जो कटा, ये एक और घरौंदा घटा, पर हम फिर मिलकर एक नया घर बनाएंगे, हम फिर नई दास्तां सुनाएंगे। हम तो रुकना,
तब तक जब तक ना ढूंढूं अपने हिस्से का खुला आसमां, जहाँ की कहानियाँ किस्से हम फिर से सुनाएंगे। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि ओवर योर करियर जो आपने काफ़ी साल आप रही हैं इंडस्ट्री में, डू यू थिंक रोल्स अब बेटर लिखे जा रहे हैं फॉर विमेन ऑफ एज और लेट्स से मिडिल एज जिसको बोलते हैं, कि पहले बहुत ही क्लीशे होता था कि एक्ट्रेसेस की शेल्फ लाइफ कहा जाता था बड़ी शॉर्ट है, और हीरोज़ तो बूढ़े होते ही जाते हैं और उनके सामने आप देख चुके हैं 60-year-old हीरो है और 20-year-old हीरोइन। तो क्या कुछ बदल रहा है अब? आर बेटर रोल्स बीइंग रिटन? एंड इसमें ओटीटी का भी हाथ है क्या? इसमें एक जिक्र मैं बदलापुर का करना चाहूँगी, आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी बदलापुर, बहुत अच्छी मूवी थी, और उसमें दिव्या हैड अ वंडरफुल रोल, एंड in fact I think you played one of the love interests of वरुण धवन। तो मुझे जब मैं देख रही थी फिल्म तो मैं सोच रही थी वरुण धवन must have been a hell of a nervous actor that time, कि उसको दिव्या दत्ता सामने उसके एक्टिंग कर रही है, और उस फिल्म में बहुत सारे और एक्टर्स थे, शायद हुमा कुरैशी भी थी, विनय पाठक, राधिका आप्टे, नवाजुद्दीन। तो for him it must have, how was it for him? I think he must have been really tense working with you. बहुत एनर्जी है उसमें और बहुत अच्छा जोश और जज्बा है कुछ नया सीखने का। पर मुझे लगता है मैंने उस फिल्म में बहुत सीखा, क्योंकि बहुत पोइटिक लाइंस थी मेरी उसमें, तो मैं उसे बहुत पोइट्री में बोलती थी, पोइटिकली बोलती थी। तो एक दिन श्रीराम राघवन जो डायरेक्टर हैं वो आए मेरे पास, इज इट एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड वेरी अनएज्यूमिंग। तो वो मुझे बोले दिव्या बहुत अच्छा, लेकिन जो शब्द है ना वो अपनी बात खुद ही कह रहे हैं, तुम्हें उन्हें पोइटिकली बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक और बात मैंने उनसे सीखी। तो आई थिंक ये जो दिग्गज लोग हैं इनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। एंड आई थिंक वरुण के साथ बहुत ही मज़ेदार सुरेंद्र शर्मा जी आए हैं, नमस्कार। मैं सबसे बड़ी मुरीद हूँ इनकी और आई एम सो हैप्पी इज़ इन द ऑडियंस, शुक्रिया। और तो वरुण के साथ यही बहुत खूबसूरत ये रहा, लेकिन आई डेंट फील इट एट ऑल। मुझे लगा एक दोस्त के साथ काम कर रही हूँ, ऐसा लगा। तो रही बात फीमेल एक्टर्स की, तो एक ज़माना था, अभी आई थिंक 90s तक तो यही था कि या तो आप हीरोइन हैं और उसके बाद आप थोड़े बड़े हो जाएं तो भाभी बन जाते हैं, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स मम्मी बन जाते हैं। एंड लेकिन OTT आया जब, तो वो जो हैप्पीली एवर आफ्टर की जो एक कहानी थी कि ये बस दो लोग मिले, हीरो हीरोइन, एक रोल होता था वैम्प का, एक होता था कॉमेडियन, और कॉमेडियन की जो लव इंटरेस्ट होती थी, बस यही होते थे गिने चुने रोल्स। उसके आगे वो सोचते थे कि अब क्या दें किसी एक्टर को। तो उस टाइम दैट वाज अ लिटिल डिफ़िकल्ट थिंग। तो इसीलिए होता था कि मैं कमर्शियल फिल्म्स भी करती थी जहाँ अच्छे रोल्स मिलते थे, एंड सो कॉल्ड आप जो आर्ट फिल्म्स कह रही हैं वो भी करती थी, ताकि मुझे ग्रेटिफाइंग सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस मिले। तो लेकिन अब वो जो हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद की जो कहानी है, जो 30-40 के बाद की कहानी है, कि ज़िंदगी वहाँ रुक नहीं जाती है, ज़िंदगी तो चलती जाती है, और नई कहानियाँ और नए किस्से और प्रॉब्लम्स और क्राइसिस, सब अलग तरह के लेयर्स जो हैं उनमें लोगों ने काम करना शुरू किया। अगर हीरोइन है तो सिर्फ अच्छी खूबसूरत गाने गाने वाली नहीं है वो, उसमें शायद कुछ ग्रे एरियाज़ हैं जो हमने नहीं देखे हैं। सो ये सब चीज़ें लोग देखने लगे, एक्सेप्ट करने लगे, पसंद करने लगे, सो मच सो कि आई थिंक अब वो हमारी फिल्मों का एक अहम हिस्सा हो गया है कि हर कोई बोलता है। अभी रिसेंटली कुछ हुआ दैट देयर वाज अनदर स्टार एक्टर एंड देयर वर 2 रोल्स एंड शी सेड कैन आई डू दिव्याज रोल। तो वो ये एक अलग इंटरेस्टिंग किस्सा है, क्योंकि किरदार जो है वो अहम हो गए हैं, उनमें शेड्स क्या हैं, वो हर एक्टर चाहता है कि मैं शेड्स लूँ, मैं लेयर्स लूँ, मैं कुछ अलग करूँ। I think that is also thanks to the OTT, thanks to good writing, but also thanks to the audience कि आप लोग और कहानियाँ, नए किरदार देखना चाहते हैं। I think we have some time for audience questions, but before that अगर आप एक और poem सुनाना चाहें तो। मैं उसकी एक पोएम है, राहुल दत्ता, डॉक्टर राहुल दत्ता है मेरे भाई, और ज़्यादातर ये होता है कि इनकी कविताएं मैं पढ़ती हूँ ज़्यादातर, तो मैं ये रिचुअल तो करना ज़रूरी है।
खुद ही खुद को मनाना होगा, खुद ही खुद को बनाना होगा। क्या गम के मुश्किल से है रास्ते, क्या हुआ जो कोई ना तेरे वास्ते। होंगी मुश्किलें, होंगे वार भी, खुद ही खुद को बचाना होगा। खुद को कर बुलंद, कुछ कर ले प्रबंध, अब खुद ही तो रंग जमाना होगा। खुद ही खुद को मनाना होगा, खुद ही खुद को बनाना होगा। जिस पे चल रहा था मैं, उसी धूल से निकले जो शूल से, कुछ चुप गया तो क्या, अशुभ हुआ तो क्या। फिर से लिए सबर, मैं चल पड़ा उधर, छोड़ पीछे अब फिक्र, नाम तो अपना कमाना होगा। खुद ही खुद को मनाना होगा, खुद ही खुद को बनाना होगा। अब तू बैठा है क्यों, सब कुछ सहता है क्यों। चल अब हिम्मत भी कर, अपनी कीमत भी कर। अब रुकना नहीं, बस अब मुड़ना नहीं। वो खोखले से रिश्ते, उनसे जुड़ना नहीं। तेरे कदमों में जल्द ही ज़माना होगा। खुद ही खुद को मनाना होगा, खुद ही खुद को बनाना। राहुल को भी बधाई और आपको, बिकॉज एक बहन जब अपने भाई की पोएम पढ़ती है और इतनी इमोशन के साथ, बहुत अच्छा लगा हमें। तो आई थिंक वी हैव टाइम फॉर अ फ्यू क्वेश्चंस। अगर कोई पूछना चाहे कोई सवाल तो प्लीज़ रेज योर हैंड, वील ब्रिंग द माइक टू यू। I think they're all so happy to listen to you. Divya, we can all keep listening. आप और कुछ सुनाना चाहें तो ज़रूर सुना दीजिए। सब लोग इतने जी हाँ, सुरेंद्र शर्मा जी की तरफ से कविता और कविता हाँ नहीं, मतलब सुरेंद्र जी आए हैं तो उनके सामने एक कविता ज़रूर। आई थिंक मुझे लगता है मैं फैमिली कंप्लीट कर लेती हूँ, अपनी माँ की सुना देती हूँ। फिर हम एंड से अमृता प्रीतम से करेंगे। हाँ बिल्कुल। मैं तेनू फिर मिला, मैं तेनू फिर मिलाऊंगी। आप सबने अखबार सुनी नहीं? ये बहुत प्यारी। ये इसका मैं इसकी बैक स्टोरी जब तक नहीं दूंगी तो इसका मतलब नहीं बनेगा। तो जब मैं पंजाब से आई थी यहाँ एक्ट्रेस बनने, तो मेरी माँ तो पंजाब में थी। तो जब आप नए नए होते हैं, फिल्में अभी 2-4 ही मिली होती हैं, तो लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, अखबारों में आपकी कोई सुर्खियों में ख़बर आती नहीं है। तो मेरी माँ से बहुत लोग कहा करते थे कि आपकी बेटी फिल्मों में गई है ना? तो मम्मी कहती थी हाँ जी। तो कहते अच्छा, हमने तो कभी मतलब कोई फिल्म देखी नहीं है उसकी, कभी कोई अखबार में खबर पढ़ी नहीं है। तो मेरी माँ ने एक कविता लिखी थी, अखबार। आज फिर अखबार आया है, रोज़ की तरह उठाया, देखा और फेंक दिया। कोई तेरी खबर हो तो पढ़ो, कोई तेरी तस्वीर हो तो देखो, वरना अखबार के इन अक्षरों में मेरे लिए क्या रखा है। मेरे लिए दुनिया की खबर तुम्हीं से है। तुम हो इन अक्षरों में तो खबरें हैं, तुम हो इस दुनिया में तो दुनिया है। तुम्हारे सिवा कोई और खबर मैं क्या समझूं, तुम्हारे सिवा कोई और तस्वीर मैं क्या देखूं। आज फिर अखबार आया है, मेरी दुनिया से दूर बेकार की खबर लाया है। कभी तो तेरी तस्वीर यहाँ कहीं सजेगी, कभी तो तेरी खबर भी छपेगी। पर अभी इन खबरों का क्या करूं जिसमें तेरी कोई बात नहीं। एक आस है बहुत दूर कहीं, एक ख्वाब है बहुत दूर कहीं। आज फिर अखबार छप के आया है, कल भी अखबार छप के आएगा। मेरी उम्मीदों के सुनहरे सपने हर पन्ने पे छप जाएंगे। तेरी खबर लेकर तेरी तस्वीर सजाएंगे। वो कल अब और दूर नहीं, वो कल कभी तो आएगा, कल फिर अखबार आएगा। अब क्योंकि हमने टाइटल भी रखा था यही, मैं तेनू फिर मिलाऊंगी, तो ये हमें प्लीज़ सुना दीजिए। अमृता प्रीतम जी ने लिखी है। हाँ जरूर। और थोड़ा पंजाबी सुनने में भी प्यारी लगती है, और खासकर जब आप सुनाती हैं बहुत सुंदर लगती है। मैं तेनू फिर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं। शायद तेरे तखयुल दी चुनक बन के तेरे कैनवस से उतरांगी, जा खौरे तेरे कैनवस पे एक रहस्यमय लकीर बन के खामोश तेनू तकती रवांगी। पता नहीं किथे किस तरह, पर मैं तेनू फिर मिलांगी। ऑडियंस इस तरह इस कदर सुकून से सुन रही है कि उनके प्रश्न करने की कोई खास ज़रूरत नहीं। इतना अच्छा लग रहा है दिव्या, सबको आपके सुनना। रियली सच बता रहे।
वो भी इनकी है, तो मैं सुना देती हूँ। ज़रूर जी, आपका सवाल है, आप रेडी रखिए। हाँ, तब तक ये एक और ये एक माइक ये एक हस्बैंड वाइफ की पोम है, और तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। नैपी जब मैं बदलती हूँ, तुम दूध की बोतल भर दो ना। बस यूं ही एक है करके कहाँ ज़िंदगी चलती है। कभी तुम भी सर दबा दो मेरा, ये भी कमी एक खलती है। जब मैं भी ऑफिस जाती हूँ, तुम भी घर को संवार दो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। मत करो वादे जन्मों के, इस पल खुशी की वजह दो ना। कभी बाजारों से ध्यान हटे, तो मकान को घर भी कर दो ना। आओ पास बैठो, कुछ बातें करें, कभी दिल के जख्म भी भर दो ना। क्यों कहना भी पड़ता है ये, तुम एहसासों को समझो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। मैम, आपने इतने बखूबी तरीके से सब कुछ बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई भी 3 चीज़ आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि जो आप बदलना चाहते हो, तो आई वुड लाइक टू लिसन दैट। जो बदलना चाहती हूँ, स्टार सिस्टम बदलना चाहती हूँ। जिस किरदार के लिए जो सही है, चाहे वो स्टार हो या ना स्टार हो, अच्छा एक्टर हो या न्यू कमर हो, उसे वो किरदार मिलना चाहिए। दूसरी बात, मुझे लगता है हम लोग ये जो कह देते हैं लॉन्ग टाइम नो सी अरे मिलो ना, बड़े दिन हो गए मिले ही नहीं जिसको मिलेंगे उसको हम ये बोल देते हैं। शायद हमारा ये इट्स अ वे ऑफ लाइफ आई थिंक। लेकिन मुझे लगता है अब काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। अब सब जानते हैं कि अगर आप कुछ कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं या गलत, या दिखावा कर रहे हैं या प्रिटेंस है, वो मालूम पड़ता है। मुझे अपनी इंडस्ट्री बहुत प्यारी लगती है, और मुझे नहीं लगता मैं इसका कुछ और बदलना चाहती हूँ। बस ये उतना ही। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर महिलाएं बिल्कुल आराम से बिंदास काम करती हैं। मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तो मुझे सिर्फ एक मेरी हेयर ड्रेसर होती थी जो महिला होती थी, बाकी सब मर्द थे उन सेट्स पर। आपको पता ही नहीं चला कि कब इतनी सारी महिलाएं हर डिपार्टमेंट में आ गई, और उनको सब वेलकम करते हैं। उनको ऐसा नहीं फील कराते कि आप हमारे डिपार्टमेंट में आ गए। सो दे आर देयर। हम हर तरह के सीन्स करते हैं, इंटीमेट सीन्स करते हैं, स्ट्रॉन्ग सीन्स करते हैं। मुझे एक बार फील नहीं हुआ कि मैं इस सेट पर सेफ़ नहीं हूँ। मुझे बल्कि लगता है कि ये सब मेरा ध्यान रख रहे हैं, आई एम सेफ व्हेन आई एम परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ देम। सो आई थिंक आई लव माई इंडस्ट्री वेरी मच, एंड मुझे नहीं लगता कि मैं एक्टर ना होती तो और क्या होती। आई थिंक आई लव बीइंग एन एक्टर, and I am very grateful I'm one. Thank you. हाय दिव्या। सो आपने इतनी खूबसूरत पोम पढ़ी अपनी मम्मा की अखबार, तो मैं अभी भी वहीं रुकी हूँ। सो मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा आपके मदर के लिए इम्पोर्टेंट होगा आपको न्यूज़पेपर में देखना, उनको कुछ आसपास के लोग बताएं कि ऐसा हुआ। So is there something you would like to share, an anecdote or something when she first saw you, or when she realized that okay now my relatives or my friends they know my daughter, she's in cinema? कुछ ऐसा है आपके ख्याल में, आपकी मेमोरी में which you would like to share? I think माएँ अपने बच्चों को एक मेडल की तरह रखती हैं दिल में कि ये मेरा बच्चा है ये मेरा बच्चा है, ये देखो। तो मुझे लगता है कि कभी क्रिटिसाइज़ तो उन्होंने मुझे किया नहीं। वो कहते थे ये जो कर रही हो बहुत सही कर रही है। इनफैक्ट हमारे घर में उल्टा हिसाब होता था। मेरे भाई से पूछा जाता था कितने बजे आएगा, और मुझे कहा जाता था हाँ बेटा जब भी आना आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे होता था। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ चॉइस मेरी माँ ने मुझे दिया। मुझे याद है जब मैं एक्ट्रेस बनना चाह रही थी तो मैंने एक फॉर्म भर दिया था और उनको बताया नहीं था, लेकिन मैं उस स्टारडस्ट के कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट हो गई थी। तो जब मैंने अपनी माँ के सामने बात रखी, क्योंकि सिलेक्ट हो गई हूँ तो बताना तो पड़ेगा, तो एकदम शांति से वो मुझे देख रही थी। एक बड़ा सा पॉज आया जिससे दिल धड़क गया था एकदम कि इतना बड़ा पॉज। एंड देन शी सेड बेटा आर यू श्योर तुझे एक्टर बनना है?
तो क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो शी सेड आर यू श्योर? तो फिर मैंने अपनी माँ को देखा और लंबा सा पॉज लिया और आई एम जेन्युइनली मेंट इट कि माँ, मुझे नहीं पता कि मुझे इसके अलावा और क्या करना है। एंड माएँ होती हैं, वो शायद जान लेती हैं अपने बच्चों के दिल की धड़कन कि इनका दिल किस चीज़ से धड़कता है, और उन्हें एहसास था कि मेरा दिल एक्टिंग से धड़कता है। एंड शी सेड, बेटा तू चल, मैं हूँ तेरे साथ। एंड व्हेन शी सेड इट, शी मेंट इट। मेरे घर में कोई इस चीज़ के लिए फेवर में नहीं था कि मैं एक्टर बनूं, तो उन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे यहाँ पर मुंबई लेकर आई पंजाब से। यहाँ पर मैंने कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया। ये जब अखबार की बात आई, जब मेरा सब शुरू भी हो गया, तो मम्मी ख़त में मेरी हौसला अफजाई किया करती थी। तो ये सब होता था, लेकिन जब ही ज़ार आई तो वो खड़ी थी उधर दूर, आँखों में आंसू और एक चमक कि मेरी बच्ची आज जाना माना चेहरा है, इसे वो प्यार मिला जो मैं चाहती हूँ। और चाहे मैंने गलतियाँ की हों, चाहे मैंने बहुत अच्छी चीज़ें की हों, शी नेवर जज्ड कि ये नहीं करा कर, ये मत किया कर, ये किया कर। शी जस्ट वॉज देयर अ साइलेंट सपोर्ट। और मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक महिला में इतने सारे रोल्स मिले, मेरी दोस्त, मेरी माँ और मेरी बच्ची। और मैं उस चीज़ के लिए हर दिन अपनी माँ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे वो करने दिया जो मैं करना चाहती थी। तो अब आप हम सवाल पूछ सकते हैं? हाँ, अच्छा। Hi ma'am, good evening. Hi, good evening. Regarding the poem we just read, regarding the emotions of the woman for her husband, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज तो लेडीज़ हर वॉक ऑफ लाइफ में हैं, फोर फ्रंट पे हैं, बट I have seen them fighting that responsibility, guilt, mom's guilt, whatever we call it. So what do you have to say about that? और to inspire women regarding that कि उससे भी fight करके आगे भी जाना है. There is a life apart from that. See, there are two things I feel. One, God has blessed the women with a talent that is called multitasking. बहुत कमाल से करती हैं, खूबसूरती से करती हैं. एक तरफ खाना बन रहा है, दूसरी तरफ फ़ोन पे बात हो रही है, तीसरी टाइम बच्चे को तैयार कर रहे हैं, सब चल रहा है, एक साथ हो जाता है बहुत खूबसूरती से. दूसरा, मुझे लगता है ना सिर्फ महिलाओं के लिए बट महिलाओं के लिए ज़्यादा है कि अपने अंदर का बच्चा हमेशा ज़िंदा रखें. जो शौक़ आपको बचपन में थे, वो ये ना कहें कि अब तो बड़े हो गए, अब क्या करना है. वो एक सपना जो था उसे अपने साथ लेकर चलें, उस बच्चे को अपने साथ लेकर चलें. भाग मिल्खा भाग सब ने देखी हम शो. वो एक शॉट है जो मेरे जहन में हमेशा रहता है. लास्ट में जब मिल्खा जी भागते हैं, वो छोटा बच्चा साथ में भागता है. तो वो जो अपना ख्वाब, अपना अंदर का बच्चा साथ लेकर चलते हैं, मुझे लगता है ये हम सबको करना चाहिए. बहुत सीरियसली हमें ख़ुद को नहीं लेना चाहिए, ना ही ज़िंदगी को लेना चाहिए. अपने आप फ्लो करती है ज़िंदगी. वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, जैसा कि हमारा अगला सेशन है जो सुरेंद्र जी का है. लेकिन दिस इज़ ऑल वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू डू दोज थिंग्स जिन्हें हम अंडर द कारपेट डाल देते हैं कि इसको हम फिर कर लेंगे. आज करना ज़रूरी है. 1 घंटा ना करें, 5 मिनट करें, बट करें ज़रूर. वो आपको इतना टॉनिक देगा पूरे दिन के लिए दैट यू विल बी सरप्राइज्ड. हेलो मैम. हाय. फर्स्टली थैंक यू सो मच. आपके वजह से मेरा एक ड्रीम पूरा हो गया, आपको लाइव सुनने का, टाइम मिलने का. थैंक यू. यस मैम, मेरा सवाल ये है कि वन पीस ऑफ एडवाइस व्हाट वुड यू गिव टू समवन हु इज़ अ नॉन किड but an aspiring actor to be successful in the long run? A non-kid? Non-actor kid and an aspiring actor. Not from the industry. हाँ, non-nepo kid. Non-nepo kid. ये भी दूसरे इनका भी ले लेते हैं. Same question. दोनों एक ही. देखिए, वैसे मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर का होना बड़ा ज़रूरी है. मुझे लगता है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो ज़िंदगी, जो जर्नी है ना,
ये इंडस्ट्री के लोगों की भी आसान नहीं होती है। उनसे जो एक्सपेक्टेशंस आप करते हैं वो चाहे बहुत अच्छे हों, आप फिर भी कहते हैं नहीं नहीं बट इनका बेटा है, इनकी बेटी है तो और करो। ये बात होती है कि उन्हें मौके ज़्यादा हमसे मिलते हैं, लेकिन हमें अगर हम गलती करें तो हमें उठ के खड़े होने का एक मौका मिलता है। और अगर बेसिक ऑडियंस होती है जो डिसाइड करती है कि हमें किसको देखना है, हमें किसे नहीं। आज मुझे 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। थैंक यू फॉर योर लव दैट कम्स एंड आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। सो आई जस्ट वांट टू से देयर आर 3 P's, हमेशा याद रखिए। देयर हैज़ टू बी पैशन। आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं तो वो चीज़ तो अच्छी होनी ही है। फिर है पेशेंस, क्योंकि इंडस्ट्री में आप कहें जी, एक बार नसीर साहब ने बहुत अच्छा कहा था कि आप ये सोच के नहीं आ सकते कि आप 1 साल दोगे इस इंडस्ट्री में और फिर कहोगे नहीं फिर मैं अपने पापा का बिजनेस या मैं शादी कर लूँगी। ऐसा नहीं हो सकता है। यू हैव टू गिव दिस प्रोफेशन टाइम एंड देन देयर इज़ परसिवरेंस, यू नीड दैट। ये 3 P's बड़े ज़रूरी हैं अपने पास रखने को। यहाँ सिर्फ ग्लैमर के लिए ना आए तो ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। ਦਿਵਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋ ਐਕਟਰ ਕੌਣ ਰਹੇ ਪਲੀਜ਼? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਵੱਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਨੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ ਫਿਲਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਹਿਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ शहीद-ए-मोहब्बत बूटा सिंह। इट्स माई फेवरेट फिल्म। यस, शुक्रिया जी, थैंक यू। प्रिंसिपल कह रहे हैं पीरियड ओवर हो गए। तो इस वादे के साथ कि मैं दोनों फिर मिलाऊंगी, वील रैप अप दिस सेशन। सो मच दिव्या, Thank you, lovely to thank hear you. you। I think audience is really happy to have you, to listen to you। बहुत ही अच्छा लगा हमें। थैंक यू। शेर याद आता है, कितने प्यारे और हंसी हो जितना सोचा जा सकता है, लेकिन सोचने की भी हद है, कितना सोचा जा सकता है। तो आप लोग भी उस सोच से बाहर निकलिए। और भाई ये खोया की तरफ से मैंने ये कैंपस दिवाली के लिए आप अभी देखना लोगों से